बीमार हो जाए तो हम अस्पतालों को फीस दे रहे हैं, अभी हम और घर की जितनी समस्याएं हैं हम वो दे रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि चलो एक डेकोरम बनाते हैं, एक बातचीत करते हैं, और लेट अस से कि हम स्थिति सुधारना चाहते हैं। तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले कि एक काम करिए, अपनी लिस्ट बनाइए, अपने जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लिख डालिए। अपने घर की, मैं बीमार रहता हूं, मेरे घर में झगड़ा रहता है, पत्नी मेरे से नाराज रहती है, बच्चे बात करके राजी नहीं है, एक बेटा नशा करने लग गया है, दूसरे वाला घर छोड़कर भाग गया है, ये चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है। और बेटे की बहू ने तलाक का केस किया हुआ है, वो उसको छल्ले डलने हैं, इतना खर्चा होना है, इतना कर्जा हो गया है, वो कर्जा उतर नहीं रहा है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, उसने हमारे साथ ये अत्याचार किया है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमारे किसान, मुझे मेरी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, मुझे मेरा जितनी प्रॉब्लम्स है। आप नौकरी करते हो तो नौकरी की प्रॉब्लम, आप घर की प्रॉब्लम बताते हो, घर की प्रॉब्लम, घर अपने परिवार की बताना चाहते हो, परिवार की, और अपने जितनी सिस्टम के हिसाब से बताना चाहते हो, सिस्टम की। क्या एक व्यक्ति अपनी सारी प्रॉब्लम अपने घर में आए आदमी को बता सकता है जो कि गांव का ही है, और ये कह रहा है कि भाई बताओ, चलो अपन एक डिस्कशन करेंगे। हम पहले यहीं से हम तय कर लेते हैं कि भाई देखो, हम सारे परिवार वाले जितने भी 100 परिवार हैं ये, अब आपके घर में हम भेजेंगे किसी को, मतलब मान लीजिए हम किसी को भेजेंगे, तो जिसको हम भेजेंगे उसको तुम एक बार सारी प्रॉब्लम्स लिखवा दो, फिर जो इनकी होंगी इनकी होगी इनकी होंगी, बेशक नाम मत लिखना कि एक बंदे ने ये बोला एक बंदे ने ये, तो सारे लोगों की प्रॉब्लम को हम यहां रख लेते हैं एक बार बीच में सबकी, क्यों जी। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि अपनी टीम को बोलता हूं कि एक काम करो, पूरे गांव में से जितने लोगों की हेल्थ वाली प्रॉब्लम है वो साइड में कर दो, बीमारी वाली हेल्थ वाली प्रॉब्लम आ गई, कितने लोगों के घुटनों में दर्द है, कितने लोगों के सिर में रहता है, कितने लोगों को एलर्जी है, कितने लोगों को बुखार है, कितने लोगों को कैंसर है, कितने लोगों को हार्ट का है, छल्ले किस नोट डलने हैं, और मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक की सारी बीमारियों की लिस्ट डाल दो कि पूरे गांव में ये है। और अब मैं पूरे गांव को अभी टेम्परेरी टाइम के लिए, अभी के लिए जस्ट एक वैद्य बुला देता हूं बाहर से कि ये आपके सारों की बीमारी का इलाज करेगा, आने वाले टाइम के लिए बीमार ना पड़ो उसके लिए बताएगा। और अब मुझे सारों में से कोई 2 आदमी चाहिए जिनको मैं वो स्वस्थ रहने वाली विद्या सिखा दूं अपनी टीम से पूछ करके। बताओ जी, रास्ते हैं 2। एक तो जितना खर्चा आप हेल्थ पे करे जा रहे हो आज तक वो करते रहो, दूसरा खर्चा यह है कि मैं अभी के लिए तो आपके लिए एक वैद्य का अरेंजमेंट कर देता हूं, जितनी बीमारियां ठीक होने की वो गांव में ही हो जाएंगी, वो आ जाएगा, उसको जो आप देना चाहोगे उसको दे देना, कोई फिक्स फीस नहीं है, कोई आप जितनी गाड़ी का जितना तेल फूकते हो उतना दे देना बस खाली इतने में आपका इलाज हो जाना है, कोई दिक्कत उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। मैक्सिमम मेरे पास वो लोग हैं अपनी टीम के अंदर, आपसे आपकी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कह रहा हूं 2000 रुपया लेंगे मात्र। कोई भी बीमारी आपको है वो आपको पहले दिन बताएंगे, इतने दिन में ठीक हो जाओगे, गारंटी है, ठीक नहीं हुए तो 2000 वापस ले लेंगे, ठीक नहीं हुए तो 2000 रुपए वापस, अगर आपने फॉलो किया और आप ठीक नहीं हुए तो। अगर आपको गारंटीड ठीक करने वाले लोग उपलब्ध हैं तो पूरी जिंदगी दवाइयां खाने वाले लोग उन दलालों के पास हम क्यों जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और अगर आप पूरे गांव को बताओगे कि गारंटीड ठीक होने वाली विद्या वाला आदमी आपके गांव में आएगा, आपको सारा बता के जाएगा, और उसके बाद मुझे अगली बार नहीं भेजूंगा, एक बार भेजूंगा पहली बार के लिए, और अगर यकीन हो जाए तो अगली बार के लिए आपको अपने गांव से मुझे 2 बच्चे देने हैं जो उस विद्या को सीख सके, कि ताकि पूरे गांव का एक भी आदमी कभी बीमार ही ना पड़े। ये व्यवस्था बढ़िया है या जो अभी चल रही है वो बढ़िया, बताइए। बीमार ना पड़े व्यवस्था बढ़िया, ये वाली कि जो जिस तरह अभी चल रहा है आयुष्मान कार्ड बनवाने में बेटर है आपका, तो अब आयुष्मान कार्ड के पीछे कोई नहीं दौड़ेगा ना। अगर आप गांव में बीमारी कोई पड़ नहीं रहा है, आयुष्मान कार्ड वाले को रख अपना सरकार अपने पास। जब बीमारी का इलाज गांव में होकर के हो रहा है और गारंटीड हो रहा है और बिना किसी को रुपये दिए हो रहा है, लेकिन शर्त यह होगी उसकी कि तुमको
ये बीमारी वाला प्रॉब्लम में हम हल कर देंगे। जहां गांव के काम की बात आएगी वहां अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। व्यक्तिगत मैं अपना काम कोई नहीं करवाऊंगा आपसे, लेकिन गांव वाले काम में आप भाग नहीं सकते कि आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी है, आज मुझे फलानी जगह जाना है। ना भाई, चाहे आदमी देके जाओ, कहीं से देके जाओ, मुझे नहीं पता, वहां अगर आदमी की जरूरत है तो आदमी चाहिएगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस काम के बदले गांव में कौन मना कर देगा? कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो, और इसके लिए आप ट्रायल कर सकते हैं। आप में से जिन जिन लोगों को बीमारी हो, 2000 रुपया दो उस आदमी को, वो वहीं से आपको बता देगा क्या फॉलो करना है। फॉलो करो, ठीक हो जाएगा। वो बता देगा महीने में ठीक हो जाओगे, कि 7 दिन में हो जाओगे, कि 2 महीने में हो जाओगे। इतने में नहीं हुए फॉलो करने के बाद भी पैसे वापस। कोई दवाई नहीं देगा, कुछ नहीं। दवाई जितनी देगा देसी बताएगा कि वहां से जाके ये तोड़ लाओ, वहां से ये तोड़ लाओ, लाके उसका ये बना लो, ये बना के खा लो, और आप ठीक हो जाओगे, कंफर्म, गारंटेड। अब आपके पास वो पेड़ नहीं है तो उसमें गलती उसकी नहीं है भैया। वो कहां से लेकर आएंगे, वो कहां से लेके आएंगे? अब अगर ये पता चल गया कि ये वाले पेड़ मेडिसिनल प्लांट हैं, जिनको राउंड अप मरवा करके आपके गांव के चारों तरफ, जो सड़क के दोनों तरफ खड़े वो दवाइयां हैं असलियत में, और सरकार क्या कर रही है? उनको जलवा देती है कि मरवा दो इनको सारे। अपनी डोल के ऊपर खेत के चारों तरफ खड़ा हुआ जो खरपतवार जिसको आप लोग बोलते हो, वो एक्चुअली दवाइयां हैं। और हमारे संस्थानों में बैठे लोग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो डाकू हैं, जो उनके दलाल हैं, जो फर्टिलाइजर कंपनियों के, वो हम लोगों को कहते हैं ये वाला तुमको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो खत्म करेंगे तो ही आप खत्म होगे। ये उनको पता है, हमको नहीं पता बस खाली कि यार वो खत्म नहीं करना था। नहीं समझे? यानी यहां से सारा झगड़ा किस चीज का आ रहा, समझ में? समझ का कि गांव को समझ आ गया तो बात खत्म हो जाएगी। अब अगला पॉइंट, ये तो हेल्थ का निकल गया। अगला पॉइंट आ जाता है कि भाई आप एजुकेशन के ऊपर कुछ करना चाहते हो, तो हर बच्चे की प्रॉब्लम सब माँ बाप ने लिख करके यहां दी हुई है। बच्चों की प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसमें प्रॉब्लम दी हुई है। जिद्दी हो गया बच्चा, टीवी बहुत देखता है, पढ़ता बिल्कुल नहीं है, करियर के लिए बिल्कुल फोकस नहीं करता है, नंबर ही नहीं आते हैं, पेपर देने से पहले डरा रहता है, स्कूल में जाके राजी नहीं है, और हमारे से बदतमीजी करता है, और घर में टिकता ही नहीं है। और ये सारी चीजें नॉर्मली जो हर घर के अंदर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड सब पेरेंट्स के पास रहती है। यही है ना जी? देखो आप अपने घरों में, जिस जिसके घर में बच्चे हैं, यही इनमें से कुछ दिखाई देगा अपने आप ही। अब जितनी पढ़ाई वाली प्रॉब्लम है वो सारी बीच में ले आए, यहां ले आए। अब वो पढ़ाई वाली प्रॉब्लम्स आने के बाद जो काले वाला बैग रखा है अंदर ना, उसमें एक माइक है ऐसा ही वो लिया, और वो वाला फोन ले लिए जब अगर ये बंद हो जाए। तो पढ़ाई वाली सारी प्रॉब्लम आ गई। अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। आप जिस बच्चे को जहां पढ़ा रहे हो, वहां उस स्कूल के टीचर से लिखित में मांग लीजिए कि मेरा बच्चा आपके पास जा रहा है, महीने का इतने रुपये में खर्च। स्कूल जाते हो आप? स्कूल जाते हो? हैं? कौन से स्कूल में? कौन सा? अच्छा, तो आपकी फीस कितनी है इसकी महीने की? 6000 रुपया। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, एक बच्चा बैठा था, मैंने उसी से पूछ लिया। एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस दूसरे वो सारे मेरे ख्याल अलग होंगे इससे। 6000 रुपया तो ये अलग से फीस है। तो लगभग साल का 1 लाख रुपया करीब हम बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करते हैं नॉर्मली, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सस्ते लोग हैं, सस्ते स्कूल हैं, तो 50,000 रुपया हो जाएगा साल का। ठीक है, तो जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं हम खाली उतना ही पूछ रहे हैं। हम कहते हैं, हम स्कूल के मास्टर जी से पूछ रहे हैं कि भाई हम साल का 1 लाख रुपया खर्च करते हैं, 10वीं क्लास तक मेरा बच्चा आपके पास 13 साल आएगा। 13 साल में हम 13 से 15 लाख रुपया अपने बच्चे के ऊपर सिर्फ पढ़ाई और फीस के नाम का खर्च कर चुके होंगे। अब इस 15 लाख रुपए में आप मुझे कैसा बच्चा डिलीवर करने वाले हो, उसकी थोड़ा लिखित में बता दीजिए कि मेरा बच्चा क्या करेगा, क्या क्या सीखेगा, क्या क्या, मतलब आप लोगों को डिजाइन में है कि ये बच्चा बड़ा होकर ये तो कंफर्म कर ही लेगा। यानी आप जिसमें आप कंफर्म हो कि मेरे बच्चे के लिए आप कंफर्म ये वाली चीज तो देने ही वाले हो, वो आप हमें बता दीजिए। कितने स्कूल के मास्टर जी लिख के दे सकते हैं आपको? हाँ जी, कोई भी नहीं देगा?
तो फिर वो 15 लाख रुपया आप किस चीज के लिए निकाल के रखे हुए हैं साइड में? हर एक माँ बाप ने, आप सब ने 15-15 लाख रुपया निकाल के रखा हुआ है। 15-15 लाख याद आ गया मुझे है ना? सब अपने बच्चों पर 10वीं क्लास तक 15 लाख रुपया लगा चुके हैं, और ये पूरा गांव लगा चुका है। हिसाब लगाओ आप लोग, गांव में अगर आपके पास अगर 1000 बच्चा भी है तो 15 लाख को 1000 से गुना करियो भाई, कितना गुना? मेरे तो इतने रुपए भी नहीं देखे कभी। ये बनेगा लगभग 150 करोड़ रुपया। ठीक है जी, 150 करोड़ सिर्फ 1000 बच्चों के लिए। और 1000 बच्चे जो हैं वो आमतौर पे मैं ज्यादा नहीं कहता तो 600 एक पेरेंट्स के 1000 बच्चे हो जाते हैं। 600 घरों का अगर गांव है तो 1000 बच्चे उसमें नॉर्मली हो जाता है। गलत है कि सही है? किसी किसी के 3 भी होते हैं, किसी के 4 भी, किसी के 2, किसी का 1, तो ऐसा करके 600 घरों से 150 करोड़ रुपया चला गया। अब मैं पूरे गांव को एक ऑफर कर रहा हूं कि ये 150 करोड़ रुपया अपने घर में रखो, खाली देना किसी हरामी को नहीं, किसी स्कूल के मास्टर को नहीं देना, किसी स्कूल को नहीं देना, अपने घर में रखना है। अब मैं आप लोगों के लिए आपके गांव में टीचर्स लेके आऊंगा, आपके गांव में, नहीं 1000 बच्चों के लिए। यदि मैं अभी आपका बच्चा जहां पढ़ता है वहां 40 बच्चों पे एक टीचर है, और वो भी वो टीचर है जिसके पास समय नहीं, बुद्धि नहीं, अकल नहीं, लिख कर नहीं दे सकता। अब मैं 20 बच्चों पे एक टीचर लेके आता हूं तो 50 टीचर्स लेके आऊंगा, खाली 50 टीचर्स ऐसे तैयार किए हुए जो आपके बच्चे के जीवन की दिशा को पहले साल से ही निर्धारित कर देंगे, और आपको अगले साल में गारंटीड लिख कर दे देंगे कि इस बच्चे के जीवन की खुशी का आधार ये रहेगा, और हम सब लोगों को मिलकर ये करना पड़ेगा। 50 टीचर्स आपके पास आ जाएंगे। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, अगर इस 150 करोड़ रुपए में कैसे टाइप का स्कूल बना सकते हो आप? अगर उसके गुबंद पे सोने का भी परत चढ़ानी हो ना, वो भी लगा सकते हो, मतलब अगर उसी से अगर बात बनती हो तो। क्यों जी? ये मैं एक गांव की बात बता रहा हूं खाली, कि जितना रुपया हम सारे लोग संगठित होकर किसी आदमी की जेब भरने में लगे पड़े हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री की, यही लोग उसी पैसे को तरीके से लगाना चालू कर दें तो मैं आपको गारंटीड लिख के दे रहा हूं, 1000 के 1000 बच्चों का रोजगार। किसी को पढ़ने के लिए मजबूरी में गांव छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, किसी को नौकरी के लिए गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, और जिस काम के लिए बच्चा बना है उस काम की गारंटी होगी। अब बताओ गांव में कौन बच्चा, कौन माँ बाप तैयार नहीं होगा? और मैं लिख के दे रहा हूं, इस चर्चा के एंड तक अगर आप जो लोग बात करते जाएंगे आखिर तक मैं आपको लिख करके दूंगा, और आप खुद मानेंगे कि ये पॉसिबल है। प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजें बताऊंगा। मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। मैं 9 साल से झक नहीं मार रहा हूं, बल्कि 20 साल से इस फील्ड में, तो एजुकेशन वाले में तो मैं गारंटीड हूं। बताइए, पॉसिबल है? पहले वाले प्रोजेक्ट में जब हम हेल्थ वाला प्रोजेक्ट लेकर जा रहे थे, उसमें भी पहली कंडीशन यही थी कि आपको हर घर तक जाना पड़ेगा, और इस वाले में भी पहली कंडीशन यही है कि आपको हर घर के हर माँ बाप तक बात करनी पड़ेगी। क्यों जी? सबकी प्रॉब्लम यहां आई हुई है। जिनकी प्रॉब्लम व्यक्तिगत लेवल पर हल की जा सकती हैं, वो व्यक्तिगत लेवल, मान लो मेरे बच्चे की प्रॉब्लम को हो सकता है कि आप हल कर सकते हैं, तो आप जिम्मेदारी खुद ही ले लीजिए कि ये वाली प्रॉब्लम मेरे जिम्मे छोड़ दो, ये वाली प्रॉब्लम मेरे जिम्मे छोड़ दो, ये वाली प्रॉब्लम मेरे जिम्मे छोड़ दो। जो व्यक्तिगत लेवल पर प्रॉब्लम हल हो सकती थी वो हल हो ही चुकी है पहले ही दिन में, जिस दिन प्रॉब्लम आई है। जो रहेगी सामूहिक रूप से प्रॉब्लम का सलूशन, वो सामूहिक रूप से प्रॉब्लम का सलूशन तो केवल समूह ही कर पाएगा। क्यों जी? अब प्राइवेट स्कूल का मास्टर आपके बच्चे के लिए स्कूल नहीं जाता है, या जाता है? वो अपनी तनख्वाह के लिए जा रहा है, नौकरी के लिए। सरकारी स्कूल का मास्टर भी अपनी तनख्वाह के लिए स्कूल जा रहा है, वो आपके बच्चे के लिए नहीं जाता। उसके कोई आ जाओ, उसके लिए तो कोई भी आ जाओ। आपके स्कूल का जो डायरेक्टर है, स्कूल का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितने भी अफसर है, वो आपके बच्चे के लिए कोई प्लान नहीं है उनके पास। उनके पास है कि ये इतनी भेड़ आई है, इन भेड़ों को इकट्ठा करके रखो, इनको इतना राशन दे दो, दिन में इतना सामान दे दो और भगा दो।
चालू रखो बस कि हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है जी, या मैं गलत कह रहा हूं? कुछ भी निकल जाए कुछ ऐसा तो मुझे टोक देना कि ये लाइन गलत कही आप लोगों ने। नई चीज आई है जिसमें हाँ तो स्कूल में बेस्ट टीचर होता है ना, मतलब जो खुद से काम करना चाहता है, उसको तो सरकार मतलब एक बताओ स्टार सब। मास्टर बना के, स्टार मास्टर बना के, हाँ स्टार टीचर बना के ऊपर लेवल पे बता देता है कि ये दूसरे टीचर को ट्रेनिंग दे। नहीं वो रहता है। हाँ ये हम लोगों के साथ रहता था। मैं आपको इसमें भी बता दूं, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में काम किया हूं, तो जब मैं बच्चों को तैयार करके अच्छे से, और जब उनको सोसाइटी के सामने अपने ऑफिसर्स के सामने जब मैं प्रेजेंट करता था कि इतने बच्चे हैं हमारे और ये इतने तैयार हो गए हैं, तो उसी टाइम पे हमारी ड्यूटी कहीं ऐसी जगह आ जाया करती थी कि मुझे स्कूल छोड़कर जाना पड़े। बच्चों से हटा दिया जाएगा वो। ठीक है, ये अच्छी बात। ठीक है जी, चलो कोई नहीं, वो करते रहेंगे, आप उधर ध्यान देना बंद करें। बताइए, समूह वाली प्रॉब्लम को गांव अच्छे से टैकल कर सकता है या एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप एप्लीकेशन लिखोगे वहां से सॉल्यूशन के चांसेस है? हाँ जी, बताना पड़ेगा पूरे गांव में सबको, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए गांव से आदमी चाहिए मात्र 10 समझ वाले। यानी पूरे गांव को यह मालूम है कि ये 10 लोग इस पे काम कर रहे हैं। बस हमारा प्राइमरी फोकस क्या है? अरे अरे आ गया चल। हाँ जी, ये भी उड़ता है, मतलब ये मतलब। हाँ जी, गांव में क्या बात बोला था मैं? हाँ, बताना पड़ेगा हमें सबको, हर एक व्यक्ति को गांव के, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए सब में समझ नहीं होगी या सबका इंटरेस्ट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सबको एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो। हेल्थ वाले जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हेल्थ पे काम करना चालू कर ही चुके हैं, और जो एजुकेशन वाले हैं वो एजुकेशन पे काम करेंगे। ट्रेनिंग हम देंगे, बताएंगे हम। बस हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इसमें वो रहेगा कि ये हमारी व्यवस्था जिस कारण से खराब हुई है वही कारण फिर से ना आ जाए। वो कारण क्या था कि जो पंचायती लोग थे, गांव के बारे में निर्णय लिया करते थे, या जिनको गांव वाले थोड़ा सा समझदार माना करते थे, उन्हीं को उन लोगों ने सरपंच, प्रधान और एमएलए और एमपी के लिए तैयार कर लिया, और वो इलेक्शन में खड़े हो गए और उन्होंने फिर अपने लोगों को दगा देना शुरू कर दिया। यानी जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि समझ वाला आदमी जो इस मूवमेंट को लीड कर रहा हो वो गलती से भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको ना मिले, यानी कि उसको उसके काम करने का पैसा ना मिलता हो, तो ही ये काम ईमानदारी से हो पाएगा। अगर ये काम जो मैं कर रहा हूं इससे मुझे आप लोगों से कुछ दिहाड़ी पैसे मिलने की उम्मीद रहेगी, तो मैं, और संख्या के हिसाब से अगर पैसा मिलेगा कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने पैसे डॉक्टर साहब को मिलेंगे या उतना ज्यादा फायदा होगा, तो फिर मैं आप लोगों की क्वालिटी पे फोकस करना बंद कर दूंगा और मैं क्वांटिटी पे फोकस करना चालू कर दूंगा। फिर मैं आपको कहूंगा यार कहीं से भी ले आ, तू 20 मानस ले आ, 10 के पीछे तेरे। है कि नहीं? अगर ये बात पैसों से चलने लग जाएगी, जिस भी व्यक्ति को समाज का काम करने का पैसा मिलना चालू हो जाएगा वही व्यक्ति कंफर्म है चोर हो जाएगा। फिर वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने ड्यूटी से, अपनी एक्चुअल ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देगा और वो नौकरी करने को ही ड्यूटी मानने लग जाएगा। गलत की सही? तो ये तपस्या है ऐसा आदमी ढूंढना, लेकिन ये करने लायक काम है, मैं ये मानता हूं। क्यों जी? ये तब आज के टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने लोग हैं, मैं इस सवाल के जवाब में फंसूंगा ही नहीं। मैं ये कहूंगा यही करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही करूंगा। अगर आप लोग इसके लिए तैयार नहीं हो तो आप मेरे साथी नहीं हो, आगे से हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है ना, फालतू इफ एंड बट में फंसने की जरूरत ही नहीं है। मैं इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले ही ना हो, लेकिन मुझे वही व्यवस्था चाहिए जिसमें गांव के सरपंच का बच्चा
सबसे बड़े जमींदार का बच्चा और सबसे गरीब आदमी का बच्चा भी सुरक्षित महसूस करे, उसके भी रोजगार की गारंटी गांव के पास हो, और उसकी खुशी की गारंटी और उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारे पास हो। अगर मैं आपके बच्चे की सुरक्षा के विषय में नहीं सोचूंगा तो मेरे बच्चे की सुरक्षा के विषय में फिर आपको सोचने की क्या जरूरत पड़ी है भाई? नहीं। और ये बहुत कॉमन सी बात है। केवल यही एकमात्र रास्ता है, केवल यही एकमात्र रास्ता है समाज को समाज के हिसाब से, मतलब व्यक्ति केंद्रित बनाने का। केंद्र में समाज के व्यक्ति होना चाहिए। एकमात्र व्यवस्था जो सबसे पहले यह सोचे कि व्यक्ति का तो नुकसान नहीं हो रहा है। व्यक्ति मतलब यह नहीं कि मैं या बनाने वाला व्यक्ति, वो भी जो इसमें कहीं शामिल नहीं हुआ, जो आज यहां नहीं बैठा है, हम बात उसकी भी कर रहे हैं। जो आज हमको गाली दे रहा है, जो आज पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जो हमसे नफरत करता है, जिसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हैं कभी कभी, हम बात उसके बच्चे की भी कर रहे हैं। हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। गलत की सही बताओ? हाँ जी, सुस्ती तो नहीं आने लग गई? तो मतलब है, तो मतलब क्या हुआ? इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेत, खेड़ा, खाप, सब मुद्दों पर यदि हम सारे गांवों के सारे विचार यहां बीच में रख लें और हम देख लें कि ये वाला पॉइंट व्यक्तिगत रूप से सॉल्व हो सकता है, ये वाला 2 परिवार मिलकर कर सकते हैं, बोलो कौन से 2 परिवार कर सकते हो? तुम ये कर दोगे। ये वाला काम 6 परिवारों का है, बोलो कौन से 6 परिवार है जो इस काम को कर सकते हैं? ये भी हो गया। ये वाला काम 10 परिवार कर सकते हैं, ये भी हो गया। ये वाला पूरे गांव को करना पड़ेगा। आ जाओ फिर, पूरे गांव वाले इस वाले को कर देते, क्या दिक्कत है? जिस काम को करने के लिए जितने लोग चाहिए वो लोग जब तक नहीं होंगे, और जैसे लोग चाहिए वैसे लोग जब तक नहीं होंगे, वो काम नहीं होगा, कंफर्म है। बिजली का काम अगर हमें करना है, कहीं बिजली खराब हो गई है, किसी को बिजली का काम करना नहीं आता है, वैसे वैसे अगर 1000 आदमी भी होंगे तो भी काम नहीं होगा। क्यों जी? क्योंकि काम बिजली का था और बिजली का काम हजारों में से किसी को नहीं आता है। वो काम करने के लिए यदि एक ही व्यक्ति चाहिए और बिजली की समझ वाला व्यक्ति चाहिए तो एक ही से काम चल जाएगा, फिर 1000 आदमी गाड़ियों में भर के लाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्लियर हो रहा है जी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब जब हम समाज में उतरेंगे अभी, तो हमको जिन चीजों का ध्यान रखना है, जिन चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है और गांव से बात करनी है, वो ये है कि सबसे पहले हमको गांव को ये रियलाइज कराना है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना जी? क्या कराना है कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरा, हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब आप ये करना चाहते थे क्या। जैसे अगर किसी को पूछो कि तुम कहां रहते हो, जैसे मुझसे कोई पूछे कि तुम कहां रहते हो, तो मैं बताऊंगा जी मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, या मेरा फैमिली चंडीगढ़ में रहता है, मैं सड़कों पे ऐसे ही लोगों से बात करता रहता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे। तो अब अगला सवाल बनता है कि ये क्यों कर रहे हो तुम? कि मैं जी चंडीगढ़ तो इसलिए आया था क्योंकि मेरे गांव में लॉन टेनिस का कोई वो नहीं था, कोर्ट नहीं था, कोई कोच नहीं था, तो मुझे अपने बच्चे को सिखाना था, तो उसे लाना था। तो मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, तो मैं इसलिए ये काम किया कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। क्यों जी? ये नौकरी, तुम क्या करते हो? नौकरी करता हूं। नौकरी क्यों करते हो? क्योंकि मुझे अपना परिवार पालना है। तो अगर परिवार तुम्हारा पालने की गारंटी हो जाए तो नौकरी नहीं करोगे आप, फिर जरूरत क्या है? जरूरत भी नहीं है। अगर परिवार, तो अभी जितना कर रहे हो काफी है, इससे ज्यादा चाहिए तुमको, इससे ज्यादा चाहिए। उस ज्यादा का क्या करने वाले हो तुम? एक बार एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको कि एक बार बता दो तो उतना ज्यादा भी मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन पहले एक बार जस्टिफाई कर दो कि ये वाला काम हमको क्यों चाहिए, क्यों कर रहे हो ये काम, या मैं ये काम मजबूरी में कर रहा हूं या मैं ये करना चाहता हूं। यानी कि मान लीजिए, थैंक यू, यानी कि मैं अगर टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, और मुझसे कोई सवाल पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, और मैं कहूं कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो अब अगला सवाल बनता है अगर आपको इसके बदले कुछ भी नहीं मिलोगे आप तब भी करोगे क्या?
कि हाँ मैं करना तो चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति ही टीचर बनने लायक है। कि अगर वो उसको पैसा ना भी मिले तो भी वो वही काम करना चाहे और उसको वो काम करने की आजादी हो, तो वही आदमी टीचर बनने के लायक है। फिर पैसों के लिए अगर वो नौकरी करने के लिए पढ़ा रहा है, फिर वो टीचर बनने के लायक आदमी नहीं है। तो अब मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ, तो अब मुझसे कोई पूछे क्या तुम यही करना चाहते थे, तो मैं ये कहूंगा कि मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट होना नहीं चाहता था, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं मैं यही करना चाहता था, क्योंकि मैं आज भी इसका कोई पैसा नहीं लेता हूं। जो काम मैं कर रहा हूं ना अपने इंटरेस्ट से, है ना मैं इसका कोई लाभ ले रहा हूं, स्पेशल लाभ अपने लिए। तो अब अगला जो सवाल है कि आप जो भी कर रहे हो, किसान खेत में अपना गेहूं और चावल उगा रहा है, वहां से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, वहां से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। या आप बीमार हो, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, या आप पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी यूज करते हो, या आप गाड़ी से उठकर सुबह ही निकलते हो अपने काम पे, या आप कहीं किराए पे मकान में रहते हो, या आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है। मैं जब किसी से पूछ रहा हूं तो गांव का हर तबका है, तो हर तबका ये कर रहा है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, किसी ने कोई भी मतलब ट्रेडिंग शुरू की है। तो अब अगला सवाल बनेगा, इसका लाभ किसको होना चाहिए? अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो इसका लाभ किसको होना चाहिए? कायदा तो यह कहता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका फायदा मुझे ही होना चाहिए। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसका फायदा मुझे ही होना चाहिए। तो यदि हम, दूसरा बात है कि अभी जो कर रहे हो उससे फायदा किसको हो रहा है? और अगर इसको कैलकुलेट करके देखोगे, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर मैं पढ़ाने वाली बात पे आ जाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में, तो फायदा किसको हो रहा है? बच्चे को हो रहा है? बच्चे को फायदा हो रहा है? बच्चे को फायदा हो रहा है? अगर की बात नहीं है, हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं आज की। आपका बच्चा शहर में पढ़ रहा है, गांव में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको फायदा हो रहा है, परंतु केवल 0.01% तक। क्योंकि जितनी भी नौकरियां या जितने भी रोजगार मिलने हैं सर्टिफिकेट के बेसिस पर, उसका जो पास परसेंटेज अगर निकाल के देखोगे, तो पास परसेंटेज का जो लिमिट है वो 0.01 पे आके रुक रहा है। इसका मतलब जो भी काम आप कर रहे हो, बच्चे को उसका नुकसान होने की गारंटी 99.9% है। इसका मतलब है ये वाला काम हमें करना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए था। फायदा हो रहा है बच्चे को? नहीं हो रहा। चलो मां बाप को हो रहा है, जब बच्चे को ही नहीं हो रहा, उसी के लिए तो सारा खेल था, तो मां बाप को कहां से हो जाएगा उसका फायदा? जो पढ़ाने वाला टीचर है प्राइवेट स्कूल में, उसको हो रहा है? उसको भी नहीं हो रहा है। बच्चे कम होंगे तो भी सैलरी मिलेगी, ज्यादा होंगे तो भी सैलरी मिलेगी, पढ़ने आएगा तो भी सैलरी मिलेगी, नॉन अटेंडिंग होगा तो भी सैलरी मिलेगी। क्यों जी? और कई जगह पे तो फार्मेसी वाले हो गए, या किसी ने बीएड कर रखी है उसके हो गए, उनके खाली सर्टिफिकेट से ही पैसा मिलता है उनको, कोई पढ़े ना पढ़े, वो उनके एफिलिएशन के लिए यूज हो रहा है उनका सर्टिफिकेट खाली। क्यों जी? हो रहा है ना? तो टीचर को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो उसका फायदा किसको हो रहा है फिर? भूमाफिया को। क्योंकि वो जो स्कूल का मालिक है वो भूमाफिया भी है, अंडरस्टूड है। वो बिजनेस प्रॉपर्टी का लेन देन का काम कहीं ना कहीं उस पैसे से कर रहा है, जो डेली, जो महीने का लाखों रुपए आता है, फिर एक प्लॉट खरीद लेता है, अगले महीने महंगा बेच करके वो पैसा सर्कुलेशन में लगाता है। ठीक है? यानी कि उन 1000 बच्चों के पढ़ने का फायदा केवल स्कूल के एक मालिक को हो रहा है, ना वहां काम करने वाले ड्राइवर को हो रहा है। क्योंकि वहां बसें इतनी चलती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है, नई गाड़ियां लेनी पड़ती हैं, नया पेट्रोल डीजल खर्च होता है, सड़कें टूटती हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं, इतने सारे काम होते हैं, और हर बच्चे को ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें हम लोगों को यही नहीं पता है कि 16 साल तक हमारा बच्चा ट्रैवल करने के लिए बना नहीं है। हमारा बच्चा ट्रैवल करने के लिए बना नहीं, ना साइकिल पर, ना मोटरसाइकिल पर, ना कार में, ना बस में। वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ दौड़ने के लिए पैदा हुआ है।
जैसे ये पुलूरा दौड़ रहा था इधर से उधर, ऐसे ही बस ये पुलूरे दौड़ने के लिए बने हैं खाली, और कुछ करने के लिए नहीं बने हैं शुरुआत में, बचपन में। ये बने हैं रेत के लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए, अपने घर के लिए, अपने पड़ोस के लिए, कूदने के लिए, उछलने के लिए, घुलने के लिए, भिड़ने के लिए, लड़ाइयां कर करके सीखने के लिए, इतने इसके लिए बने हैं बस खाली पहले 3-4 साल। उसके बाद समाज में रहकर, समाज के लोगों से ग्रुप में बैठकर चर्चा करने के लिए कि इनसे कोई बात करे। बात आजकल बात नहीं करता है। मम्मी क्या कहती है, पहले पोयम सुना, ये ABCD सुना, 1 से लेकर 100 तक गिनती सुना, फलानी सुना, ढिमकानी सुना, वो बात ही नहीं हो रही, उससे नहीं पूछ रहा कुछ भी, उसको बताया नहीं जा रहा है। दिक्कत क्या है, बचपन में बच्चे ने दादी और नानी की कहानी अगर नहीं सुनी और सुनते सुनते यदि वो नहीं सोया है, तो बड़ा होकर वो बच्चा किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि सुनने की आदत बचपन की सबसे पहली आदत है। बोलने से पहले की आदत सुनने की आदत है। तो पहले उसे खूब सारा सुनना सिखाओ, और सुनना सिखाने के लिए उसको उसके पसंद की चीजें सिखानी पड़ेंगी, उसके पसंद की चीजें उसको पसंद हो, वो नहीं जो सही है या अच्छी है, बेहतर है, भगत सिंह और उनकी बताने की जरूरत नहीं है। बस राजा रानी की सुना दे रहो, न्यून से न्यून, कदे राजा ने जंगल में तक काट दो, कदे महल में तक काट दो, कदे उसके सिर में बम गिर दो, नारियल गिर दो, कदे कुछ ही गिर दो, कुछ ही गिर दो, उन्हें कोई मतलब है, उसको सिर्फ सुनना सिखाना है। इसी पे फोकस नहीं हमारा, हमें इसको पता ही नहीं हमारे को है। तो लाभ बच्चे को नहीं हो रहा, मालिक को, बाप को, माँ बाप को नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, उसकी सेहत भी खराब हो रही, पैसा भी खराब हो रहा, बड़ा होकर कुछ मिल भी नहीं रहा। तो इसका मतलब हम अपने बच्चों के पहले 15-16 साल, 15-16 साल क्या 25 साल जो पढ़ाई वाले हैं, वो किधर ले जाते हैं? मुझे तो ये खाई में, कहीं नरक में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चे को स्ट्रांगली बोल पाया कि स्कूल जा रहा है, पढ़ना नहीं है, बस पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा हूं स्कूल। गधे बैठे हैं पढ़ाने वाले। नौकर आदमी से क्या पढ़ना भला, बताओ है? नौकरों से थोड़ी पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है, गुरु से पढ़ना है। और गुरु आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। जहां से आप सीख रहे हो वो कहीं भी मिल जाएगा। एनी हाउ, स्कूल जाने वाला फायदा तो ये पता लगी गया। चलो अभी आप अगर एक बात का और ध्यान रखना है, जिस कार्य में हमारी आत्मा जिंदा नहीं रहे, मतलब हमको अपना जमीर और हमारी आत्मा मारकर कोई काम करना पड़े, ये समझ लीजिए उसका किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। तो जितने नौकर हैं, मैक्सिमम लोग यही काम कर रहे हैं आजकल, क्यों जी? चाहे कलेक्टर है, चाहे SDM है, चाहे तहसीलदार है, चाहे स्कूल के मास्टर जी हैं या दूसरी कंपनियों के लोग हैं, यही कर रहे हैं ना जी। भ्रष्टाचार इसी वजह से तो है, क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं है कि जीवन कैसे जीना है। तो लाभ किसको हो रहा है? यदि इसके एंड में जाओगे तो अभी केमट्रेल डली और आपकी जो सेब है वो ठीक से नहीं अगर पकेगी और ठीक से नहीं उत्पादन होगा, तो आप जब मतलब कर्जदार हो जाओगे तो आपकी जमीनें नीलाम होने लगेंगी जिन पे आपने KCC बनवा रखा है, और जब वो नीलाम हो जाएंगी तो फायदा किसको होगा? नीलाम होकर के कौन खरीदेगा, मतलब कौन बेचेगा उनको? बैंक। और बैंक का जो मालिक होगा, असली मालिक आपकी जमीन का मालिक हो जाएगा। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, सन 2024 में गौतम अडानी को एग्रीकल्चर फाइनेंस पूरा दिया जा चुका है। इसका मतलब जितने भी बैंकों से एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया जा रहा है और KCC है, और उनके बेसिस पर आपकी जमीनें नीलाम होकर के बैंकों का मालिक यदि गौतम अडानी बनता है, बैंक बनता है, तो बैंक का मालिक गौतम अडानी है। तो यानी जमीन का मालिक गौतम अडानी। यानी कि असली फायदा किसको हो रहा है आपकी फसलें बर्बाद होने से, इसको थोड़ा डिटेल में जाने की आपको जरूरत पड़ेगी। नहीं समझे? ये मैं उस बच्चे की पढ़ाई को लेकर वहां तक जा रहा हूं। फिर अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने अपना जीवन का मैक्सिमम समय किस चीज के लिए बिताया है, यानी कि जैसे आप नौकरी करते हो, बहुत सारा पैसा कमाते हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट, आप कोई बिजनेसमैन हो और पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाते समय आपका मैक्सिमम पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो आपको पता चलेगा। जैसे सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हो? वॉशरूम
जाते हो, वहां पे जो टाइल लगी है, वहां पे जो टॉयलेट का जो सामान लगा है, जो बिजली का सामान है, जितनी तारों का सामान है, जो हैंड वॉश है, जो फेस वॉश है, जो साबुन है, जो शैम्पू है, और जो शीशा है, और जो फिर उसके बाद में बाहर आते हो नहाने के बाद जो इस्तेमाल करने वाला सामान है, वो कंपनी वाली जो ड्रेस है ब्रांड वाली, और उसके बाद जब आप खाना किचन में जो बना रहे हो, जो ब्रांड वाला एक सिलेंडर है गैस का, और फिर जो किचन के जो अप्लायंसेस हैं, और जो इटालियन जो आपकी किचन है जो कार्डबोर्ड की बना रखी है, और ऊपर जो पंखा चल रहा है, और जो एग्जॉस्ट चल रहा है, और जो चिमनी चल रही है, और फिर उसके बाद जब बाहर आते हो गाड़ी में बैठकर जाते हो, तो गाड़ी के जो टायर की कंपनी है, शीशे बनाने वाली कंपनी है, गियर बनाने वाली कंपनी है, कार की कोई भी कंपनी है, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो महिंद्रा है, चाहे वो टाटा है, और उसके बाद जब आप पेट्रोल डीजल उसमें डलवा रहे हो, और फिर घर ऑफिस में जाके फिर आप लैपटॉप खोलते हो, रास्ते में आप मोबाइल खोलते हो, और फिर आप जो काम करते हो, जितना भी काम, चाहे डबल बेड और गद्दों की कंपनियों से लेकर के, क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही परिवार के पास है? ये जितनी भी कंपनियों को मैंने नाम लिए हैं ना, इन सब कंपनियों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो एक ही कंपनी की है, एंड दैट इज ब्लैक रॉक। अडानी के सारे वेंचर्स में, अंबानी के सारे वेंचर्स में, महिंद्रा के, टाटा के, टोयोटा के, स्कोडा के, यानी आप मेड इन इंडिया कह करके खरीद लो, चाहे जापानी कह के खरीद लो, चाहे जर्मन कह के खरीद लो, चाहे आप टूथब्रश खरीद लो, चाहे टूथपेस्ट खरीद लो, चाहे जूते खरीद लो, चाहे ये अपनी कोट पैंट खरीदो, अगर कंपनी का खरीद रहे हो, यहां तक कि नमकीन का पैकेट, शाम को बियर खरीदते हो या दारू खरीदते हो, उसके साथ में जो नमकीन का पैकेट होता है वो भी उसी ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट की कंपनी का है। ठीक है, क्योंकि आपको तो अडानी दिखाई दे रहा है ना फ्रंट में, तो एक्चुअली अडानी नहीं है जनाब। अडानी अंबानी को तो विजय माल्या की तरह जब चाहे एक रात में दिवालिया बना सकते हैं। वो एक ही कंपनी आज मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मेरी कंपनी के शेयर बढ़ा देगी। जब आपको शेयर बढ़ते हुए नजर आएंगे, आप सारे के सारे वहां पर इन्वेस्ट कर दोगे। वहां लोग एल्गोरिदम चलता है बिल्कुल रियल टाइम में कि आज देश के इतने मिडिल क्लास लोगों का पैसा लग चुका है इस कंपनी में, उसी दिन वो वाली कंपनी इस कंपनी से पैसा निकाल लेगी। उसके निकालते ही उस कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे, तो कह देंगे निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे, निवेशकों के 20 लाख करोड़ डूबे। जैसे ही निवेशकों के 20 लाख करोड़ डूब गए, अब वो कंपनी यहां से पैसा निकालकर अब आपकी वाली कंपनी में लगा देगी जो पहले से डूबी हुई है। जैसे ही उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी कंपनी बूम कर जाएगी। फिर बूम करते ही यही लोग सोचते हैं थोड़ा पैसा यहां से कमा लेते हैं। फिर वो पैसा कमाते हैं, इन्होंने शुरू में ही लगा दिया था, इन्होंने लगाया था 1 लाख रुपया, 15 दिन के अंदर इनके 2 लाख हो गए। वो जाके पूरे गांव पूरे मोहल्ले को फोन कर करके बताएगा मेरा 1 लाख का 2 लाख हो गया। अच्छा, फिर सारे अपने खातों में से 2-2 लाख निकाल के ले आएंगे कि हम भी 4 लाख बनाएंगे, और वो सब आपकी कंपनी में लगा देंगे। उधर उनको फिर पता चल जाएगा इन वालों ने लगा दिया है जी, जुब्बल वाले आ गए हैं जाल में। अब जुब्बल वालों ने जैसे ही लगाया और वैसे ही फिर वो निकाल लेगा, और उस दिन फिर कहेंगे कि आज 10,000 करोड़ डूब गए। वही एक आदमी अपने उस पैसे को कभी इस कंपनी में लगा के चढ़ा देता है और वहीं से निकाल के उसको डाल देता है। भारत की साल का जो बजट होता है, एनुअल बजट, वो 50 लाख करोड़ रुपए के करीब होता है। कितना? 50 लाख करोड़। इसका मतलब जिस भी कंपनी की औकात 100 लाख करोड़ होगी, वो कंपनी भारत को 2 साल तक चला सकती है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उसकी जो एसेट मैनेजमेंट है वो 1170 लाख करोड़ है, तो 20 साल तक भारत को चला सकती है वो। एक कंपनी की बात कह रहा हूं मैं ये, और इस कंपनी के मोनोपोली ना दिखाई दे, इसीलिए इसकी राइवली कंपनी 13 कंपनियां और बना के उन्होंने रखी हुई हैं कि कभी कभी वो अपनी कंपनी से इन्वेस्ट नहीं करता है, कभी कभी वो अपनी दूसरे वाली कंपनी से इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी वो तीसरे वाली से कर देते हैं, कभी कभी वो चौथे वाली से कर देते हैं, और सारी दुनिया को पता ना चल जाए। इसीलिए कभी कभी वो इंडिया में मेरे जैसे आपके जैसे किसी आदमी को भेज देते हैं, तू कंपनी बना, तेरे वाले में मैं शार्क इन्वेस्टर बन जाता हूं,
तो तेरे वाली कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट वही कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हम जितना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, हम सारा का सारा पैसा, चाहे ऑटो खरीदने में, चाहे जहाज खरीदने में, चाहे कार खरीदने में, चाहे बाइक, चाहे बिजली की बैटरी खरीदने में, चाहे बल्ब खरीदने में, चाहे कुछ भी खरीदने में, जो आपके गांव में पैदा नहीं होता, जो आपके गांव में नहीं बनता, वो चीज अगर आप बाजार से खरीद रहे हो, तो वो एक ही परिवार को मजबूत करने में लगे पड़े हो, जो रॉथस्चाइल्ड के बराबर में बैठा है। उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। दुनिया के सारे तेल, रॉकफेलर फैमिली मतलब फाउंडेशन बनाई हुई है। हरित